मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, आप किसी भी बड़े भारतीय शहर में निकल जाइए, एक नजारा तो मतलब बिल्कुल आम है। सड़कों पर चमचमाती एसयूवीज, कैफे और रेस्टोरेंट्स में भीड़, मॉल्स में खरीदारी करते लोग, और हर दूसरे हाथ में एक महीने की सैलरी जितना महंगा स्मार्टफोन। ऊपर से देखकर तो यही लगता है कि भारत पहले से कहीं ज्यादा अमीर हो गया है, ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया है। लेकिन इसी चमक के ठीक नीचे एक ऐसी सच्चाई छिपी है जो थोड़ी, कह सकते हैं, परेशान करने वाली है। भारत की घरेलू बचत, हाउस होल्ड सेविंग, जो दशकों से हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की रीढ़ रही है, वो आज 47 साल के सबसे निचले स्तर पर आ गई है। तो चलिए आज इसी चमक के पीछे की कहानी को डीकोड करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और ये कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, ये हमारे समाज, हमारी सोच और हाँ, हमारे भविष्य से जुड़ी है। ये जो विरोधाभास है, ये पैराडॉक्स, यही आज की सबसे बड़ी पहेली है। बिल्कुल, तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात से शुरू करते हैं। आज की तारीख में एक एवरेज भारतीय परिवार अपनी कमाई के हर 100 रुपए में से सिर्फ 5 रुपए 10 पैसे बचा रहा है। सिर्फ 5 रुपए 10 पैसे? हाँ, ये सुनने में ही कितना अजीब लगता है। और जब हम इसे 10 साल पहले के आंकड़े से कंपेयर करते हैं तो ये और भी डरावना हो जाता है। 10 साल पहले ये आंकड़ा लगभग 3 गुना ज्यादा था। मतलब हमारी बचत करने की आदत वो तेजी से घट रही है। और जब बचत घटती है तो सिक्के का दूसरा पहलू चमकने लगता है, और वो है कर्ज। हाँ, कर्ज। और ये आंकड़ा शायद बचत से भी ज्यादा चिंताजनक है। आज भारतीय परिवारों पर कुल मिलाकर 120 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। ये अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। ये रकम इतनी बड़ी है कि दिमाग में इसका हिसाब लगाना भी मुश्किल है। 120 लाख करोड़, ये तो कई छोटे देशों की पूरी जीडीपी से भी ज्यादा होगा। लेकिन कर्ज तो पहले भी लिया जाता था। हमारे माता पिता की पीढ़ी ने भी तो लोन लिए थे। तो अब ऐसा क्या बदल गया है? तो वो एसेट बनाने के लिए होता था, मतलब ऐसी चीजें जिनकी कीमत समय के साथ बढ़ेगी। जैसे घर खरीदने के लिए होम लोन। एग्जैक्टली, होम लोन, बिजनेस शुरू करने के लिए बिजनेस लोन, या फिर सोना खरीदने के लिए। ये एक तरह का निवेश था। मतलब वो कर्ज भविष्य को सुरक्षित करने के लिए था। बिल्कुल। लेकिन आज का ट्रेंड देखिए, लोन का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन चीजों पर खर्च हो रहा है जिनकी कीमत शोरूम से बाहर निकलते ही घट जाती है। जैसे लेटेस्ट कार, महंगा स्मार्टफोन। हाँ, विदेश में छुट्टियां, यहाँ तक कि अब तो बाय नाउ पे लेटर जैसी स्कीम से महीने का राशन भी खरीदा जा रहा है। हम एसेट बनाने के लिए नहीं, बल्कि कंजम्पशन के लिए, यानी उपभोग करने के लिए उधार ले रहे हैं। और ये आर्थिक रूप से एक बहुत ही फिसलन भरी ढलान है। और इस ढलान को और चिकना बनाने का काम कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड्स। ऐसा लगता है जैसे हर किसी की जेब में एक प्लास्टिक का जादू है जो कुछ भी खरीद सकता है। लेकिन इसका इस्तेमाल जिस तरह से आसमान छू रहा है, वो एक टाइम बॉम्ब की तरह है जो टिक टिक कर रहा है। बिल्कुल। जब हम क्रेडिट कार्ड के आंकड़ों को देखते हैं तो कुछ बहुत ही खतरनाक पैटर्न नजर आते हैं। जैसे कि मैंने कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ा कि कुल क्रेडिट कार्ड का बकाया, द आउटस्टैंडिंग अमाउंट, 3 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया है। और हर कार्ड होल्डर पर औसतन 33,000 रुपए का कर्ज है। ये आंकड़ा अपने आप में शायद बड़ा ना लगे, लेकिन जब हम इसे इस सच्चाई के साथ जोड़कर देखते हैं कि देश की एक बड़ी आबादी की औसत मासिक सैलरी ही 25,000 से 30,000 रुपए है, तो तस्वीर एकदम बदल जाती है। हाँ, तब समझ आता है कि कई लोग अपनी महीने भर की कमाई से ज्यादा का क्रेडिट कार्ड कर्ज लेकर चल रहे हैं। और शायद यही वजह है कि हर 3 में से एक यूजर अपना पूरा बिल समय पर चुका ही नहीं पाता। वो बस मिनिमम पेमेंट के जाल में फंस कर रह जाता है। और ये मिनिमम पेमेंट का ऑप्शन ही शायद सबसे बड़ा धोखा है ना? कंपनियों के लिए तो ये कमाई का जरिया है, लेकिन आम इंसान के लिए एक दलदल। ये एक फाइनेंशियल ब्लैक होल की तरह है। आपको लगता है कि आप मिनिमम पेमेंट करके बच रहे हैं, लेकिन असल में इस पर लगने वाला 42% का सालाना ब्याज आपके पैसे को इतनी तेजी से खींच रहा है कि आपका 20,000 का कर्ज कब 50,000 का बन जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। बाप रे, 42%! हाँ, ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि छोटे पर्सनल लोन्स जो अक्सर क्रेडिट कार्ड का कर्ज चुकाने के लिए लिए जाते हैं, उनमें डिफॉल्ट रेट 44% तक पहुंच गया है। 44%? मतलब लोन लेने वाले लगभग आधे लोग उसे चुका नहीं पा रहे हैं। एग्जैक्टली। ये सब एक बहुत बड़े सामाजिक बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है। एक ऐसी चीज जिसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है, लेकिन असल में ये हम सब अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं, है ना? बिल्कुल।
ये वो एहसास है जब 50,000 की सैलरी बढ़कर 70,000 होती है, लेकिन महीने के अंत में बचत पहले से भी कम हो जाती है। हाँ, क्योंकि वो बढ़े हुए 20,000 रुपए निवेश में नहीं, बल्कि बेहतर रेस्टोरेंट, महंगे कपड़ों और एक बड़ी कार की ईएमआई में चले जाते हैं। आपकी लाइफस्टाइल आपकी सैलरी से ज्यादा तेज भागने लगती है। और आंकड़े भी यही कहानी बताते हैं। अब लोग अपनी कमाई का 50% से भी कम हिस्सा जरूरी चीजों पर, मतलब रोटी, कपड़ा, मकान, इन पर खर्च कर रहे हैं। बाकी का सारा पैसा लाइफस्टाइल पर जा रहा है। कार अब सिर्फ जरूरत नहीं, स्टेटस सिंबल है। जो चीजें कल तक लग्जरी थीं, जैसे डिशवॉशर, एयर फ्रायर, रोबोट वैक्यूम, लेटेस्ट आईफोन, आज वो जरूरत बन गई हैं। एक होड़ सी लगी है। यहीं पर वो सबसे बड़ा धोखा छिपा है। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां लोग अमीर बनने के बजाय अमीर दिखने की होड़ में लगे हैं। असली दौलत बनाना एक मैराथन है, जो धीमी और शायद थोड़ी बोरिंग भी है। इसमें अनुशासन और धैर्य चाहिए। लेकिन अमीर दिखना एक 100 मीटर की स्प्रिंट है, जो ईएमआई और क्रेडिट कार्ड के सहारे तुरंत पूरी हो जाती है। लेकिन फिनिश लाइन के बाद आप पूरी तरह थक कर चूर हो जाते हैं। ये वाकई डराने वाला है। पर सवाल ये उठता है कि हम एक समाज के तौर पर यहां तक पहुंचे कैसे? एक देश जो अपनी बचत की आदत के लिए जाना जाता था, वो अचानक खर्च और कर्ज के इस चक्रव्यूह में कैसे फंस गया? इसके पीछे कोई एक कारण नहीं है। ये कई चीजों का एक परफेक्ट स्टॉर्म है। लेकिन अगर हमें समझना हो तो 5 बड़े कारण हैं। पहला और शायद सबसे बड़ा कारण है महंगाई का रिटर्न से ज्यादा होना। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगी? जरूर। मान लीजिए आपने बैंक एफडी में पैसा रखा, जहां आपको 6 से 7% का सालाना ब्याज मिल रहा है। आपको लगता है कि आपका पैसा बढ़ रहा है, लेकिन आपके परिवार के लिए जो असली महंगाई है, जिसमें बच्चों की स्कूल फीस, खाने पीने का सामान, पेट्रोल, घर का किराया शामिल है, वो 10 से 12% की रफ्तार से बढ़ रही है। अच्छा, मतलब बैंक में पैसा रखना एक तरह से लीक होती बाल्टी में पानी भरने जैसा है। आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपका पैसा चुपचाप अपनी वैल्यू खो रहा है। ये तो बहुत बड़ी चिंता की बात है। और यही चिंता हमें दूसरे कारण पर लाती है, कम होती इनकम ग्रोथ। कई सेक्टर्स में सैलरी 6 से 8% की दर से बढ़ रही है, जबकि रहने का खर्च 12 से 15% की दर से बढ़ रहा है। ओह, तो ये गैप है। हाँ, ये जो बीच का गैप है, उसे लोग कर्ज लेकर भर रहे हैं। ये एक भ्रम है कि लोग ज्यादा खर्च कर रहे हैं क्योंकि वो ज्यादा कमा रहे हैं। सच तो ये है कि वो ज्यादा खर्च कर रहे हैं क्योंकि क्रेडिट आसानी से मिल रहा है। और तीसरा कारण, वो शायद हर मिडिल क्लास परिवार का सपना और दर्द दोनों है, अपना घर। बिल्कुल। बड़े शहरों में प्रॉपर्टी के दाम पिछले 10 साल में 250 से 300% तक बढ़ गए हैं, लेकिन सैलरी उस रफ्तार से नहीं बढ़ी। आज एक आम सैलरीड प्रोफेशनल के लिए बिना एक भारी भरकम लोन के, जो शायद उसकी पूरी वर्किंग लाइफ तक चले, घर खरीदना लगभग नामुमकिन हो गया है। तो जब सबसे बड़ा सपना ही पहुंच से इतना बाहर हो जाए, तो लोग छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढने लगते हैं, जैसे एक नई कार या एक महंगा फोन। और यहीं पर चौथा कारण आता है, सोच में बदलाव। हमारी पुरानी पीढ़ियों का मंत्र था, पहले बचाओ बाद में खर्च करो। अब ये योलो, यू ओनली लिव वंस, हो गया है। पहले खर्च करो, बाद में देखेंगे। हाँ, और समाज भी इसी को बढ़ावा देता है। आज पैसे बचाने वाले को कंजूस समझा जाता है, लेकिन अच्छी लाइफस्टाइल दिखाने वाले को, भले ही वो कर्ज में डूबा हो, सफल माना जाता है। और सोशल मीडिया पर दूसरों की परफेक्ट छुट्टियों और गैजेट्स की तस्वीरों ने इस फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट को और भी बढ़ा दिया है। एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बन गया है। और इस पूरी आग में घी डालने का काम किया है 5वें कारण ने, आसान क्रेडिट। आसान क्रेडिट। आज 5 मिनट में लोन देने वाले ऐप्स हैं। हर छोटी बड़ी चीज पर ईएमआई का ऑप्शन है। बाय नाउ पे लेटर ने तो खर्च करने की सारी साइकोलॉजिकल बैरियर्स ही तोड़ दी हैं। अब एक महंगा फोन खरीदना उतना ही आसान है जितना पिज्जा ऑर्डर करना। सोचने का वक्त ही नहीं मिलता। बिल्कुल। वो जो पहले एक हिचक होती थी बड़ा खर्च करने से पहले, उसे टेक्नोलॉजी और आसान क्रेडिट ने खत्म कर दिया है। तो ये तो हुई कारणों की बात, लेकिन इन सब का मतलब क्या है? ये सिर्फ फाइनेंशियल आंकड़े नहीं है। इसका लोगों की जिंदगी पर, उनके रिश्तों पर, उनके मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ रहा है? इसका असर बहुत गहरा और अक्सर अदृश्य होता है। ये आर्थिक दबाव एक छिपी हुई मानसिक स्वास्थ्य इमरजेंसी बनता जा रहा है। घरों में पैसों को लेकर झगड़े बढ़ रहे हैं। लोग लगातार चिंता और डिप्रेशन में जी रहे हैं कि अगले महीने की ईएमआई कैसे चुकाएंगे, क्रेडिट कार्ड का बिल कैसे भरेंगे।
और मुझे लगता है कि सबसे डरावनी बात यह है कि लोगों के पास कोई सेफ्टी नेट नहीं है, कोई इमरजेंसी फंड नहीं है। आपने सही कहा। ज्यादातर लोगों के पास अचानक नौकरी चले जाने या किसी मेडिकल इमरजेंसी के लिए कोई तैयारी नहीं है। एक कड़वी सच्चाई यह है कि कई भारतीय दिवालिया होने से सिर्फ एक सैलरी दूर हैं। एक सैलरी? हाँ, मतलब अगर एक महीने की सैलरी ना आए तो उनका पूरा फाइनेंशियल सिस्टम ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। ये एक बहुत ही नाजुक स्थिति है। ये सब सुनने में बहुत निराशाजनक लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अंधेरी सुरंग है जिसका कोई अंत नहीं। लेकिन हर समस्या का समाधान होता है। इस जाल से बाहर निकलने का रास्ता भी जरूर होगा। परिवार खुद को कैसे बचा सकते हैं? रास्ता है, लेकिन उसके लिए अनुशासन और सोच में एक बड़ा बदलाव चाहिए। इसे 5 कदमों में समझ सकते हैं। पहला और सबसे जरूरी कदम है सिर्फ खर्च घटाने पर नहीं, इनकम बढ़ाने पर ध्यान दें। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। अक्सर लोग सलाह देते हैं कि कॉफी पीना छोड़ दो, बाहर खाना बंद कर दो, लेकिन उससे कितनी बचत होगी? आज के डिजिटल युग में फ्रीलांसिंग, कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल मार्केटिंग जैसी कई चीजें हैं जिनसे अतिरिक्त आय हो सकती है। अपनी कमाई का एक ही सोर्स रखने का जमाना अब गया। और दूसरा कदम शायद उस लीक होती बाल्टी वाली प्रॉब्लम का हल है, यानी महंगाई को मात देने के लिए निवेश करें। बिल्कुल। सिर्फ एफडी या सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखना आज के समय में पैसे गंवाने जैसा है। ऐसे विकल्पों में निवेश करना होगा जो महंगाई से ज्यादा रिटर्न दे, जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए हर महीने एक छोटी रकम निवेश करने की आदत डालना लंबे समय में दौलत बनाने का सबसे असरदार और आजमाया हुआ तरीका है। तीसरा कदम है एक सेफ्टी नेट बनाना, यानी इमरजेंसी फंड। ये नॉन निगोशिएबल है। हर परिवार के पास कम से कम 6 महीने के जरूरी खर्चों के बराबर पैसा लिक्विड एसेट्स में होना चाहिए, यानी ऐसी जगह जहां से जरूरत पड़ने पर तुरंत पैसा निकाला जा सके। ये आपका फाइनेंशियल शॉक अब्जॉर्बर है। ये आपको नौकरी जाने या मेडिकल इमरजेंसी जैसी मुश्किलों में कर्ज लेने के जाल से बचाएगा। और चौथा कदम, क्रेडिट को दुश्मन नहीं बल्कि एक टूल की तरह इस्तेमाल करना। सही कहा। क्रेडिट का समझदारी से इस्तेमाल करना सीखना होगा। एक सीधा सा नियम बनाएं। जिन चीजों की कीमत समय के साथ घटती है, जैसे फोन, टीवी या छुट्टियां, उन पर कभी ईएमआई न लें। हमेशा क्रेडिट कार्ड का बिल पूरा चुकाएं, सिर्फ मिनिमम पेमेंट नहीं। राइट? और सबसे बड़ा नियम, क्रेडिट को अपनी कमाई का एक्सटेंशन ना समझें। ये उधार है जिसे ब्याज समेत चुकाना पड़ता है। इसे अपना टूल बनाएं, अपना मालिक नहीं। और पांचवा और आखिरी कदम, जो शायद सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी है, वो सोच से जुड़ा है। हाँ, ये दौलत की सही परिभाषा को समझने के बारे में है। दौलत का मतलब नया आईफोन या महंगी कार नहीं है। दौलत का असली मतलब है आर्थिक आजादी, फाइनेंशियल फ्रीडम। इसका मतलब है मन की शांति। इसका मतलब है कि आपके पास अपने जीवन के फैसले लेने का नियंत्रण हो, न कि आप पैसों के या अपनी ईएमआई के गुलाम हो। ये समझना कि असली अमीरी दिखाने में नहीं, होने में है। तो कुल मिला के बात यह है कि भारत की कहानी बाहर से जितनी चमकदार दिख रही है, अंदर से उसकी आर्थिक नींव उतनी ही खोखली हो रही है। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो हम एक ऐसी पीढ़ी बन जाएंगे जो गैजेट्स में अमीर होगी, कर्ज में डूबी होगी और हकीकत में नकदी की कमी से जूझ रही होगी। बिल्कुल। असली समृद्धि और सुरक्षा दिखावे वाले खर्च से नहीं, बल्कि लंबे समय के लिए संपत्ति बनाने और वित्तीय अनुशासन से आती है। आज जरूरत दौलत दिखाने की सोच से हटकर दौलत बनाने की सोच को अपनाने की है। तो चाहते चाहते हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर आज किसी को अपनी आर्थिक सेहत का एक स्नैपशॉट लेना हो, तो क्या वो अपनी नेटवर्थ से खुश होगा या सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल से? आपके हिसाब से आज के दौर में फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाए रखने में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और क्योंकि आप यहां तक आ ही गए, तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसे ही उपयोगी और जानकारी वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें।